भारतीय मूल के, जो भारतीय परंपराओं के पूरा विश्वास रखते हैं, वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होंगे कि नहीं होंगे। लगभग शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं, मुकाबला खड़ा है, एक भारतीय मूल का व्यक्ति वहां पर पहुंच गया, ये भी हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है। तो 75 वर्ष हो गए, देश की जीवन काल में कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता, परंतु हमने प्रगति बहुत की। 1947 में औसत आयु भारत में 32 वर्ष की, पूरे देश के अंदर कठिनाई से 28 मेडिकल कॉलेजेस थे। आज देश में हमारे एक औसत आयु जो है वो 71 वर्ष है और मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो 618 है। इन आंकड़ों से पूरी पिक्चर समझ में नहीं आती, पूरा चित्र नहीं सीखा जा सकता। मैं देख रहा हूँ कि श्रोताओं में कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद मेरे समकक्ष है आयु में, आज के बच्चों को मालूम नहीं होगा। बहुत पहले की बात नहीं है, 1980 तक इंडियन इकोनॉमी वॉज दैट ऑफ शॉर्टेज। गेहूं के लिए लाइन लगती थी, 5 किलो गेहूं के लिए लोग 2 दिन लाइन में खड़े होते थे। दिल्ली जैसे शहर में दूध के लिए टोकन मिलता था, सीमेंट उपलब्ध नहीं होता था, ब्लैक मार्केट होती, कोटा लेना पड़ता था, स्टील भी मिलता था। टेलीफोन के लिए 20-25 साल की लाइन लगती थी। वेटिंग पीरियड फॉर फोन वाज 25 years। स्कूटर के लिए, कार के लिए लंबी लंबी लाइनें, ब्लैक मार्केट। हमने उन सब चीजों को तोड़ा, हम उसमें से बाहर निकले और आज हम दुनिया के सामने ऊंचा मस्तक करके खड़े हैं। कोविड की लड़ाई हमने जीती है। दुनिया में बड़े कम देश हैं जिन्होंने कोविड की लड़ाई को उस तरह से जीता है जैसे हम जीता। परंतु ये सब कहते हुए भी मुझे कुछ बातों का अफसोस होता है। 75 वर्ष की इस यात्रा में उपलब्धियां बहुत हैं, पर कहीं ना कहीं नैतिक रूप से हम लोग पिछड़े हैं। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है इस बात को देखकर कि कैसे पिछले कुछ वर्षों में जो चिकित्सा है, मेडिकल केयर, वो केवल धंधा नहीं बन गई, वो फ्रॉड बन गई। इसी तरह से इसी जमाने में आपने देखा होगा, लोग धर्मार्थ चिकित्सालय खोलते थे, धर्मार्थ चिकित्सालय खोलते थे। They did not make business out of human disease। परंतु आज चिकित्सालय जो है एक धंधा बन गए हैं क्योंकि नैतिकता का ह्रास हुआ है। लोग पहले पानी की शबीलें लगाया करते थे, आपको याद होगा, प्यासों के लिए बाजारों के अंदर लोग घड़े मटके रखते थे, पानी पिलाने का काम, प्यासों को पानी पिलाने का काम बड़ा पुण्य का काम है। Now that was become a business। 20 रुपए की, 15 रुपए की, 25 रुपए की इस देश में जहाँ इतनी गर्मी पड़ती है, जहाँ लोगों को प्यास लगती है, वहाँ इसका धंधा बनता है। और सबसे ज्यादा दुखद शिक्षा एक धंधा। आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप सरस्वती विद्या मंदिर में साथ संबंधित हैं। आप आचार्य के रूप में हो या विद्यार्थी के रूप में हो, इस तरह की संस्थाएं देश में ज्यादा नहीं है। आप लोग सौभाग्यशाली। पर हम लोगों ने देश में आज शिक्षा को दुकानदारी बनाओ और डिग्रियां बेची जाती हैं, डिग्रियों के लिए ही लोगों को तैयार किया जाता है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा के 2 उद्देश्य हैं, बाकी तो माननीय जितेंद्र जी बोलेंगे इस विषय पर विस्तार से। शिक्षा के 2 उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य तो ये कि मनुष्य जो है वो मनुष्य बने,
उसमें संस्कार हो, वो एक अच्छा मानव बने, वो समाज के प्रति, परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझे। और दूसरा उद्देश्य, बच्चा जन्म लेता है, उसको सीखना है, दुनिया के बारे में सीखना है, उसको दुनिया में रहना है, तो वो इस दुनिया में रहते हुए अपना जीवन यापन कर सके, अपना काम कर सके, अपना और अपने परिवार का पोषण कर सके, ये शिक्षा का दूसरा। परंतु मैंने तो कहा कि शिक्षा देने वाले संस्थान ही उनका उद्देश्य बदल गया। दे हैव बिकम मनी मेकिंग मशीन एंड दे प्रोड्यूस मनी मेकिंग मशीन। मुझे पूना का एक किस्सा याद आता है। यह पुस्तक आपसे पूरी मिलने वाली है। प्रगति की 75वें वर्ष को एक यादगार बनाने की दृष्टि से हमने अमृत महोत्सव का एक कार्यक्रम आयोजित किया। अमृत महोत्सव के तौर पर देश भर में तमाम तरह के अविस्मरणीय आयोजन हुए। अभी हाल ही में हर घर तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा सरकार के तहत हर घर, हर गली में, हर शहर, हर महानगर में तिरंगा लगाया गया और चारों तरफ वातावरण तिरंगामय हो गया। हमारी जज्बात, हमारी भावनाएं, हमारा जोश का ज्वार इतना तेज दौड़ा, हमें चारों तरफ तिरंगा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि सब तरफ आज़ादी की बात, आज़ादी के बारे में जो भी चर्चाएं, बलिदान की बात हो रही है। अचानक हमको लगा हमारी मुठ्ठियाँ फंस गई, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमें लगा कि ये आज़ादी 75 वर्षों से पहले हमने रिलीज हमें प्राप्त की थी, उस 75 वर्षों को हमने पलट कर देखा, पूर्व में झाँक कर देखा। हमारे बुजुर्गों को, हमारे पुरखों को डंडों से, कोड़ों से, हंटरों से पीटा गया। नौजवान युवकों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। काला पानी के सजा के दरमियान भूखे पेट रखकर उनको कोलू चलवाए गए। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लाखों भाइयों और बहनों ने इस आज़ादी को पाने के लिए आहुति दी। लाखों भाइयों और लाखों बहनों और माताओं ने अपने बच्चों को, अपने भाइयों को इस देश की आज़ादी प्राप्त करने के लिए, सचिवालय पर तिरंगा फहराने के लिए अपने बच्चों को हंसते हंसते बलिदान कर दिया, अपने भाइयों को हंसते हंसते बलिदान कर दिया। लेकिन इसके बाद भी हमें पढ़ाया और सिखाया नहीं गया कि आज़ादी हमें बिना खड़ा होकर ढालने मिली। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात। जिन बलिदानियों ने, जिन वीर सपूतों ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए, अपने परिवार की चिंता न करते हुए, अपने भाई बहनों, माता और बहनों की चिंता न करते हुए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, ऐसे वीर बलिदानियों के बारे में हमने बहुत कुछ अभी तक नहीं पढ़ा, अभी तक हमें नहीं मालूम पड़ा। इस इतिहास के सच को उजागर करने के लिए, इस इतिहास के सच में वीर बलिदानियों को यथेष्ट स्थान देने के लिए सरस्वती विद्या मंदिर कमलानगर के हमारे सभी साथियों ने, समिति ने, सभी आचार्य बंधुओं ने निश्चय किया। तो इस अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में हम एक ऐसा स्मृति ग्रंथ तैयार करेंगे जिसमें नामचीन बलिदानी, नामचीन आंदोलनकारियों का तो रहेगा ही, लेकिन अपने ब्रज प्रांत के आसपास, ब्रज प्रांत में जैसे ऐसे सैकड़ों वीर बलिदानी हुए, जिन्होंने आप सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनकी गौरव गाथा को हम कुछ समाहित करेंगे, जिससे कि नई पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को ये महसूस हो, ये गर्व हो कि हमारे पुरखों ने जो बलिदान दिए थे, जो हमारे पुरखों ने अंग्रेजों के सामने जो जितनी लड़ाइयाँ लड़ी थी, उनके वजह से, उनके कारण से आज हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मैं सरस्वती विद्या मंदिर कमलानगर की ओर से उन वीर बलिदानियों को, उन वीर सपूतों को सशक्त नमन करता हूँ और आदरणीय मंच से आग्रह करता हूँ जो पुस्तक, जो स्मृति ग्रंथ हम लोगों ने अपने प्रयासों से तैयार किया है, उसका विमोचन करें ताकि वो आम जन के साथ पहुँच सके। और
थोड़ा सा रहा वैसा। अच्छा ये पंच स्टार जरूर हो जाए। आप सभी की मेहनत हमारे इस सभागार में राष्ट्रीय भगवान है। सेनेट काउंसिल स्थापित करेंगे। सेनेट काउंसिल विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान संगठन के समानांतर व्यवस्थाओं के अंतर्गत ही कार्य करती है। संगठन के जितने प्रांत क्षेत्र हैं विद्या भारती के लिए वो गौरव का विषय है। मेरा उनसे निवेदन है कि वो आईजी साहब को स्मृति चिन्ह और छात्रों पंचकाल के साथ स्वागत करें। पंचकाल एक बहुत उपयोगी माननीय यकीन नहीं भाई साहब बड़े प्रदेश के ही एक जनपद से आते हैं। हम सभी स्वयं सेवक संघ से ही प्रेरित हैं। इसके अलावा यह शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करती है। इसका अपना ही प्रकाशन भी है जो बहुमूल्य पुस्तकें, पत्रिकाएं एवं शोध पत्र प्रकाशित करता है। विद्या भारती संघ परिवार का ही एक अंग है जो संघ के मूल विचार प्रतिष्ठान को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। विद्या भारती शिशु वाटिका, प्राथमिक उच्च शिक्षा, माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक संस्कार केंद्र एवं एकल विद्यालय, पूर्ण एवं अर्ध आवासीय विद्यालय और महाविद्यालय के छात्रों के लिए शिक्षा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त वनवासी क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों में भी शिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। पूर्व छात्रों की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक पूर्व छात्र विद्या भारती संगठन में है। एलुमनाई पोर्टल है जिसमें लगभग 10 लाख छात्र पूर्व छात्र के रूप में रजिस्टर हैं। इन छात्रों की क्रांति समितियां बनी हुई हैं जिनके सम्मेलन समय समय पर होते रहते हैं। इसमें विद्या भारती के अधिकारी उनका मार्गदर्शन करते हैं। विद्या भारती मध्य प्रदेश के अंतर्गत अपना सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल आगरा का संचालित है। यह विद्यालय 1978 से निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। वर्तमान में 2000 छात्र अध्ययनरत हैं। विद्या भारती की इकाई के रूप में हमारे नगर में सरस्वती बालिका विद्या मंदिर गणेशराव नगर बल्केश्वर में स्थापित है। वह भी हमारी एक इकाई के रूप में है। वहाँ भी 1700 बालिकाएं अध्ययनरत है। विद्यालय में एनसीसी की जूनियर और सीनियर डिवीजन है जिनमें 155 कैडेट्स हैं जिनके द्वारा सामाजिक गतिविधियों जैसे पर्यावरण संरक्षण, नदी स्वच्छीकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशा मुक्ति अभियान, यातायात सुरक्षा सप्ताह जैसे कार्यक्रम छात्रों और समाज को जागरूक करने के लिए समय समय पर आयोजित होते रहते हैं। विद्यालय में 4 स्काउट दल हैं जिनका उद्देश्य सेवा के लिए सदैव तैयार रहो। इसी भावना को ध्यान में रखकर स्काउट दल के सदस्य विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सेवा कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर पूर्ण सदन में सरस्वती विद्या मंदिर कमलांगरा कार्यक्रम हो रहा है। देखिए यहाँ पर पहली बार मैं देख रहा हूँ कि सभी वाहनों को एनसीसी के स्वयंसेवक विधिवत खड़ा करा रहे हैं, कतारबद्ध रूप से खड़ा करा रहे हैं।
वरना इसके बाद ताकि कोई समस्या न हो निकलने में।